नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 27 दिसंबर 2021 के सीडीपी के पेपर को। इसके पहले हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने न देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो जरूर से जाकर देख लें। आइए आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक जो अध्यापिका अपना रही है वह क्या है? अर्थहीन है, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, या अधिगम की गति को बाधित करेगी, या फिर अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो यह जो तकनीक है वह अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। अगर हम अधिसंज्ञानात्मक कौशल की बात करें तो यह उन तरीकों को संदर्भित करती है जो छात्रों को उनके सीखने के तरीकों को समझने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अध्यापिका बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे बालक और अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है सभी के लिए शिक्षा, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, चाहे वह सृजनशील हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे औसत बच्चा हो, चाहे मंद बुद्धि हो, या फिर फिजिकल रूप से डिसेबल हो, यानी कि स्वलीन बच्चा हो, या फिर किसी अधिगम विकार से पीड़ित हो, या फिर मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो, तो सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, यानी कि 1 से 4 तक सभी के सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है, फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता, या फिर अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विचार। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है आपका वाचन वैकल्य। इसे ही इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहा गया है। ठीक है, इसे इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठाकर देखेंगे तो 1-2 सेट को छोड़कर लगभग हर सेट में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। एक प्रश्न डायरेक्ट डिसलेक्सिया से। ठीक है, डिसलेक्सिया होता क्या है? तो यह अधिगम विकार होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने लिखने संबंधी एक अधिगम विकार होता है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, उसे पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। ठीक है, कुछ मतलब कि अक्षर और शब्दों को उल्टा भी पढ़ते हैं, जैसे सा को वाच पढ़ देंगे, बैट को डैट पढ़ देंगे। जब उल्टा पढ़ेंगे तो उल्टा समझेंगे और उससे उल्टा ही याद करेंगे, इसलिए उनको पढ़ने में, याद करने में, लिखने में भी कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोजकर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? स्वकेंद्रीयता, सृजनात्मकता, बाह्य प्रेरणा, या फिर संज्ञानात्मक विलंबता। तो यह सृजनात्मकता को क्या करता है? दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वह खुद से ही कार्य करने के लिए एक्साइटेड है तथा वह अपने मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोजकर स्वयं चलाती है। ठीक है, ऐसा कौन करता है? ऐसा क्रिएटिव बालक या बालिका ही करता है जो सृजनात्मक हो। ठीक है, अगर हम सृजनात्मकता का अर्थ समझे कि क्या होता है, तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन या रचना करना। ठीक है, सृजनात्मकता नए विचारों तथा नए समाधानों को उत्पन्न करने तथा खोजने की एक क्षमता होती है। ठीक है, एक सृजनशील बालक है तो वह हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करता रहेगा, यानी कि नए विचार सोचना, किसी नए चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, इन सब में वो क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? आंशिक दृष्टि मतलब एक ऐसा बच्चा जिससे कम दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, तो सही बात है कि अगर किसी बच्चों को कम दिखाई देता है तो उसके सामने जो कुछ भी लिखा जाए या फिर जो भी सामग्री उसे दी जाए उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहना चाहिए। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, यानी कि 3 डायमेंशनल मैप और चार्ट दिया जाए जिसे बच्चा टच करके भी क्या कर सके? महसूस कर सके, फील कर सके। ये भी सही है। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, जी नहीं, यह नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि बच्चे को तो पहले से ही कम दिखाई देता है, ऊपर से आप उसे जो सामग्री दे रहे हो उसमें ऑलरेडी छोटा दिया गया है, तो ऐसे उसकी कठिनाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लिखे गए सामग्री को क्या करता है, बोलकर सुनाता है। ठीक है, तो यह क्या करेगा, उस बच्चे को मदद करेगा पढ़ाई करने में। तो यह भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। याद रखिएगा, जहां पर नेगेटिव नहीं लिखा हो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए, यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं होगी। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, तो बच्चों को अगर एक टेम्परेरी हेल्प दी जाए तो ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, बच्चों को जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, संप्रत्यय का निर्माण करने में क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो यह तो सही बात है। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, यह भी सही है, यानी कि बच्चा अगर कोई चीज़ याद कर रहा है, ठीक है, या फिर उसका एनालिसिस कर रहा है, खंडीकरण, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे एक हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना है, तो यह सबसे आपका गलत तरीका होता है, जहाँ पर आप बच्चों को पैसिव कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, कि आप उसे कह दिए कि हाँ वह प्रश्नों के उत्तर को क्या करे, केवल उतार ले और उसे ज्यों का त्यों रट्टा मार ले। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, बच्चा मतलब कि न सोचेगा, न समझेगा, न तर्क करेगा, तो उसका जो थिंकिंग लेवल है वह शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जहाँ पर पैसिव रहेगा वही आपका सबसे गलत उत्तर माना जाता है, तो हमें नहीं खोजना था, तो यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, तो यह सही बात है। जो वर्तमान आपका एजुकेशन है, चाहे वाइगोस्की हो, वह भी यही बात कहते हैं कि बच्चों को पीयर ग्रुप में, यानी कि सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए करना चाहिए। इससे बच्चे क्या करेंगे, उनके अंदर सहयोग की भावना का विकास होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उनका अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने की शक्ति का विकास होगा तथा उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। अमेरिका की राजधानी क्या है, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके पहले आप बता दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या होगा। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, यह सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी विशिष्ट कौशल या कार्य को करने के तरीके के ज्ञान को संदर्भित करता है और इसे विधियों, प्रक्रियाओं या उपकरणों को संचालन से संबंधित ज्ञान भी माना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, यानी कि एनईपी 2020 क्या कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित, यानी कि बच्चे को केवल बार बार आप केवल रटने के लिए कहें। ठीक है, यानी कि अभ्यास करिए, सोचो समझो मत, तर्क मत करो, बस वेधन करते जाओ। ठीक है, तो यह गलत तरीका है। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, यह एकदम सही बात है। वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, अन्वेषण उन्मुख, यानी कि बच्चों को खोज करने के लिए कहना चाहिए कि खुद से प्रश्न का उत्तर खोज कर लाओ, जिससे वो क्या करेंगे, अपने तर्क शक्ति का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, तो जी नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, यह भी नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो यही इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है, तो जी नहीं, ये तो रट्टिफिकेशन वाली बात हो गया कि आप बच्चों को केवल रटवा रहे हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, तो एकदम सही बात है
कि अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया यानी कि जिसमें बच्चा भी सक्रिय रहता है, जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को भी सम्मिलित करता है। अर्थात बच्चा जो अपने स्कूल में सीख रहा है वह तो है ही, साथ में जो कुछ बाहर से भी सीख रहा है उसको भी अपने जानकारी में, इंफॉर्मेशन में क्या कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है। ठीक है, यानी कि बाहरी नॉलेज से जोड़कर स्कूली ज्ञान को सीख रहा है, तो यह सबसे बेस्ट तरीका है लर्निंग करने का। थर्ड है, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। जी नहीं, बल्कि अधिगम को कैसा व्यवहारिक ज्ञान के रूप में दिया जाना चाहिए जिसका बच्चा अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सके। थर्ड है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। जी नहीं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को शिक्षक द्वारा, उनके साथियों द्वारा तथा उनके पेरेंट्स द्वारा, समाज के अन्य लोगों द्वारा भी जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका अनुक्रिया समुच्चय। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रिस्पॉन्स सेट कहा जाता है। किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। समस्या समाधान एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है जो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी या फिर प्रतिपादक? तो इसका सही जवाब है संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। यह संरचनावादी उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। ठीक है, संरचनावादी उपागम बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? अनुरूपक, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति या फिर कलन विधि या फिर स्मरण सहायक विधि? तो यह कहलाती है आपकी पश्चगामी कार्यकारी युक्ति यानी कि वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है तो वह आपका पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है। पीछे की ओर काम करना अंतिम समाधान के साथ शुरू करता है और शुरुआत में आने के लिए एक कदम पीछे हटना होता है। ठीक है, और यह छात्रों के लिए मददगार है कि यह जीवन के कई पहलुओं में भी उपयोगी होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए या फिर उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वो गलती करना छोड़ दें? उन्हें कक्षा के अलग खंड में बैठाना चाहिए? या फिर फोर्थ है कि शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करना चाहिए? तो यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों ही आपके नेगेटिव ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उसके सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करना चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते यह आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे के साथ डिस्कशन करिए और यह जानने का प्रयास करिए कि वह गलती क्यों कर रहा है, क्या कमियां हैं उसके अंदर, और उसका निदान कीजिए, उसका उपचार कीजिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए एक आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? यानी कि बच्चे को इंटरनली मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? दुश्चिंता और भय पैदा करके, ऐसे तो उसे आप और भी ज़्यादा डरा देंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे बल्कि डीमोटिवेट कर देंगे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, तो यह आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि हाँ थोड़ा सा आप उसके अंदर कंपटीशन का भावना डाल के कुछ देर तक आप उसे क्या कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ यानी कि सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, किंतु यह हर जगह लागू नहीं होगा। ठीक है, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसको सहयोग देकर, तो यह एकदम सही बात है। यानी कि आप क्या करेंगे, यह देखेंगे कि बच्चे का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, और उस चीज़ में आप उसे हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे कि वो उस चीज़ में बच्चा अच्छा कर सके, यह उसे इंटरनली मोटिवेट करेगा। वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर, तो यह आपका एक्सटर्नली मोटिवेशन है दोस्तों, इंटरनली मोटिवेशन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना या फिर अधिसंज्ञान? तो यह आपका क्या कहलाता है? अधिसंज्ञान कहलाता है। अधिसंज्ञान कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता अधिसंज्ञान कहलाती है। अगर हम अधिसंज्ञान शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुभूति से ऊपर, और इसका उपयोग अनुभूति के बारे में, अनुभूति को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो जो आपका मेटाकॉग्निशन होता है इसका अर्थ होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CDP का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CDP के एक नए पेपर के साथ।